Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss about the Indian economy on the eve of independence कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता से पहले कैसी थी. Let's start. Introduction. India was under British rule for almost 200 years from 1757 to 1947 कि भारत पर अंग्रेजी शासन लगभग 200 साल तक राज करता है 1757 से 1947 तक. ब्रिटिश पॉलिसीज वर मेड टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट. जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो उनके खुद के प्रॉफिट के लिए थी. इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डिपेंडेड मेनली ऑन एग्रीकल्चर. जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पिछड़ेपन वाली थी, अविकसित थी और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. स्वतंत्रता के समय पर इंडिया ने बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस किया. फर्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कि ब्रिटिश शासन ने कैसे भारतवासियों का शोषण किया. द ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसीज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वेल्थ फ्रॉम इंडिया. ब्रिटिश ने भारत का मैक्सिमम धन ब्रिटिश में ट्रांसफर कर लिया. ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. धन का निकास उन्होंने इंडिया से ब्रिटिश में ट्रांसफर कर दिया. हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन पीपल. भारत के ऊपर उन्होंने भारी भारी टैक्स लगा दिए. इंडियन रिसोर्सेज वर यूज्ड फॉर ब्रिटिश बेनिफिट. जो इंडिया के संसाधन थे वो ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए थे. इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड. जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय करके रख दी ब्रिटिश की पॉलिसीज ने, जिसके रिजल्ट रहे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैकवर्डनेस इंक्रीज्ड. कि बेरोजगारी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, पिछड़ापन बढ़ गया. फॉरेन ट्रेड, रॉ मटेरियल्स सच एज कॉटन, जूट, टी, इंडिगो, ओपियम, वीट एक्सेट्रा कि जो फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट किया गया, इंडिया से कच्चा माल तो भेजा गया, जैसे फसल हो गई, कॉटन की होगी, जूट की होगी, टी की होगी, गेहूं की हो गई, और इंपोर्ट किए गए फिनिश्ड गुड, मशीनरी एंड अदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स कि जो फिनिश वहाँ से बने हुए गुड़ आए हमारे लिए, जो मशीन से बने हुए थे और जो बने बनाए प्रोडक्ट थे. फीचर्स क्या थे? इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड. इंडिया एक्सपोर्ट तो करती थी कच्चा माल और उन्हें मिलता था, जो आयात होता था वहाँ पर फिनिश्ड गुड का होता था. दिस पॉलिसी बेनिफिट ब्रिटेन नॉट इंडिया. जो ये पॉलिसी थी ये बेनिफिट देती थी ब्रिटेन को, ना कि इंडिया को. इंडियन इंडस्ट्रीज कुड नॉट ग्रो. जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो नहीं कर पाई थी. डेमोग्राफिक कंडीशन, पॉपुलेशन इन 1941 वॉज अबाउट 31.8 करोड़. जो भारतीय पॉपुलेशन थी 1941 में वो 31.8 करोड़ थी. हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट कि यहाँ जो बर्थ रेट था वो भी कम था, वो भी बहुत ज़्यादा था, और जो डेथ रेट था वो भी बहुत ज़्यादा था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो. जो यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, अराउंड 32 ईयर्स तक. लिटरेसी रेट वॉज ओनली अबाउट 16%. जो लिटरेसी रेट था या एजुकेशन रेट था ये यहाँ पर 16% तक था. फीमेल लिटरेसी रेट वॉज वेरी लो. जो फीमेल का लिटरेसी रेट था वो भी बहुत कम था, अबाउट 7%. एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का. अबाउट 70 से 75% ऑफ पीपल डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर कि 70 से 75% तक जो जनसंख्या थी वो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर. फार्मिंग मेथड वर प्रिमिटिव. जो फार्मिंग मेथड था वो यहाँ पर प्राइमरी मेथड था. इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर वेरी पुअर. जो इरिगेशन की फैसिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी. प्रोडक्शन वॉज लो. जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा कम था, या उत्पाद था वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होता था. इंडिया डिपेंडेड ऑन मानसून विच वॉज अनसर्टेन. जो इंडिया थी वो डिपेंड करती थी मानसून पर. मानसून हो गई तो फसल अच्छी होगी,
यदि मानसून नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। जमींदारी सिस्टम फार्मर्स हैड टू गिव अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज अ रेंट। जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, लार्ज पार्ट, एक बड़ी पार्ट में वो रेंट देते थे जमींदार को। हाई लैंड रिवेन्यू। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। जो हैवी टैक्स, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था लैंड के ऊपर ब्रिटिश के द्वारा। फ्रिक्वेंट फेमिनाई क्रिएट होता रहता था बार बार ड्यू टू लेस प्रोडक्शन, कि उत्पाद कम होता है तो फेमिनाई है वो अकड़ होता रहता था, बार बार होता रहता था। इंडेबिटनेस। फार्मर्स बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एट अ हाई इंटरेस्ट। जो फार्मर्स थे वो खेती करते थे, उनके लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती थी। जब वो मनी लेंडर्स से पैसे लेते थे तो मनी लेंडर्स उनसे हाई इंटरेस्ट वसूल करते थे। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हो गया। सेक्टर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर 70 से 75% लोग डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्री पर अबाउट 10% लोग डिपेंडेंट थे। सर्विसेज 15 से 20% तक लोग डिपेंडेंट थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्कड इन एग्रीकल्चर। बहुत सारे पीपल काम करते थे एग्रीकल्चर में, फील्ड में। वेरी फ्यू पीपल वर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, कि बहुत ही कम मात्रा में लोग थे वो एम्प्लॉयड थे इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या थी इसमें, रेलवे वर एक्सपेंडेड। जो रेलवे का नेटवर्क था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा था, क्योंकि ब्रिटिश अपना कच्चा माल, भारत का कच्चा माल ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोवाइड करते थे बाय इंपोर्ट रेलवे नेटवर्क के द्वारा। पोर्ट्स एंड हार्बर्स वर डेवलप्ड, ये भी डेवलप्ड होने लग गए थे। टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट। लिमिटेशंस डेवलप्ड मेनली फॉर ब्रिटिश बेनिफिट, ये किसके लिए बेनिफिट था, ब्रिटिश के लिए बेनिफिट था, ना कि इंडिया के लिए। जो रोड नेटवर्क थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वॉज लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया हैड ए वेल डेवलप्ड कॉटेज इंडस्ट्री, कि ब्रिटिश शासन से पहले इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी। ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उन्होंने इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज और इंडिया में जो बनी हुई हाथ की चीज़ों का सर्वनाश करके रख दिया। इंडिया बिकेम अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, इंडिया एक मार्केट बन गई जो ब्रिटिश गुड्स की थी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप्ड वेरी स्लो, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो कम मात्रा में डेवलप होने लगी। यहाँ मेजर इंडस्ट्रीज किस चीज़ की थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्रीज। फीचर्स हैं, इंडस्ट्रीज वर लिमिटेड टू सम एरियाज, जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही कम एरिया में, लिमिटेड एरिया में थी। दे वर स्टार्टेड मेनली बाय ब्रिटिश, जो स्टार्ट की गई थी मेनली ब्रिटिश के द्वारा की गई थी। इंडियन कैपिटलिस्ट वेरी फ्यू, इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म या पूंजीवाद बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में था। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड मेनली कंज्यूमर गुड्स नॉट कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी वो कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करती थी, ना कि कैपिटल गुड्स। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जो पॉवर्टी थी ब्रिटिश शासन के टाइम पर जो पॉवर्टी का दर था वो बहुत ही ज़्यादा फैलने लग गया था। लो पर कैपिटा इनकम, की प्रति व्यक्ति आय थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट वेरी हाई, जो बेरोजगारी थी और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पर था। पीपल हैड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था। चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया, कि चैलेंजेस क्या क्या थे स्वतंत्रता से पहले भारत के लिए। पॉवर्टी थी, गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हो गई। इलिटरेसी, क्या अनपढ़ता बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में पिछड़ापन हो गया था। पुअर इंडस्ट्रियल बेस, कि पुअर जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में थी। लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा कम था।
हम इसमें क्या कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज अंडर डेवलप्ड एंड बैकवर्ड। जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो स्वतंत्रता के टाइम पर क्या थी? अंडर डेवलप्ड थी, मतलब कि अविकसित थी, पिछड़ापन था इसके अंदर। द कंट्री नीडेड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, कि कंट्री में ज़रूरत थी, प्लानिंग की ज़रूरत थी और विकास करने की ज़रूरत थी, किसी के लिए इम्प्रूव करने के लिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थैंक यू एवरीवन।